एवरीवन, वेलकम टू CUT 24/7। तो भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनिया चहल और आज हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT एंड 4th चैप्टर अकॉर्डिंग टू ओल्ड NCERT, राइट। तो ये चैप्टर ये वन शॉट करने से पहले आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि वेल बिगिन इज हाफ डन। मतलब कि जब आप कोई किसी काम को शुरू करना शुरू कर देते हो, जब आपने कोई काम मस्त सोच लिया है, उसके तरफ हम बढ़ गए हैं, पहला कदम हमने रख दिया है, वी हैव स्टार्टेड आवर डे 1, तो हमारा आधा काम वही हो जाता है, आधी जंग वही जीत ली जाती है। तो आपको अभी डरना नहीं है, अभी आपने शुरुआत करी है और आप जिस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, आपने क्या करना है, बस इसको लॉन्ग वे में, लॉन्ग रन में ऐसे ही लेके चलना है। इस पेस को, इस स्पीड को मेंटेन करके रखना है। बाकी आप लोगों को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, राइट। और बहुत सारे बच्चे तो अभी भी ऐसे हैं जिन तो ख्यालों में हैं कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आधी पब्लिक से तो आप वैसे ही आगे हैं, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं विद गुड वर्ड्स, राइट। चलिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कोई भी पर्सन कब रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, जब उसका फिजिकल ऑर्गन, फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसके अच्छे से काम कर रहे हो, इमोशनली वो स्टेबल हो, इमोशनली वो स्टेबल हो, साथ में बिहेवियरल और आपका सोशल। जब ये हमारे 4 एस्पेक्ट्स हेल्दी होते हैं, ओके होते हैं, तो हम कहते हैं कि द पर्सन इज हेल्दी। और कोई भी हेल्दी टर्म सुनते ही पता चल जाता है कि भाई जब कोई हेल्दी पर्सन होता है तो वो काम भी ज्यादा करता है, एफिशिएंट ज्यादा होता है अपनी चीजों में। अब आप कहोगे मैम रिप्रोडक्शन में क्या ही इमोशनल हेल्दी होना है, क्या ही बिहेवियरल, कोई क्या ही सोशल। देखो, इमोशनल इज लाइक इमोशंस, समझते हैं ना। जहां पे हम बात करते हैं मूड की, मूड नहीं है आज, वो हमारा इमोशनल हेल्थनेस आती है। कुछ लोग डिस्टर्ब रहते हैं तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो हमारे इमोशनल में आ जाता है, उनके इमोशंस ही इस तरीके से होते हैं। बिहेवियरल यानी कि उनकी विलिंगनेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सोशल की कि वो कर भी रहे हैं बच्चा या नहीं जा रहे हैं, पता चल रहा है असेक्सुअल है, वो भी एक अलग कंसर्न चला जाता है। तो ये आपकी सारी टर्म्स इसी में आती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको लेके हमको कुछ प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने हैं। देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो है कि हमारे भगवान की देन, यानी कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है। प्रॉब्लम यही है, मेन प्रॉब्लम यही है। पहली प्रॉब्लम जो हमारी यहाँ पे आती है वो हमारी क्या आती है भैया, वो आती है पॉपुलेशन। क्या आती है? पॉपुलेशन। दूसरी, इस पॉपुलेशन के साथ साथ कुछ अनहाइजीनिक, अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, लाइक STD, एड्स, सेक्सुअली ड्रिवन डिजीज है। तो हमारे पास कुछ STD भी हैं, कुछ हमारे डिजीज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आपका आ जाता है। तो मतलब वी आर हैविंग जो सर्टेन प्रॉब्लम, यही सब है। तो इसको लेके हमको कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो हम स्ट्रैटेजीज क्या क्या अपनाते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रॉब्लम है, उनको लेके। फर्स्ट थिंग, हम एक बेटर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। बेटर अवेयरनेस यानी कि हम उनको बताएंगे कि भैया देखो ये सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा होता है तो ये करो। जैसे हम अपने कभी भी अपने घर वालों से नॉर्मली बात करके देखो, कभी किसी ने, आपने देखा है कभी ऐसे मम्मी ने कि भाई चलो पापा को बोल दो नैपकिन ले आना, है ना। लड़की परेशान हो जाएगी पर पापा को क्यों नहीं बोलेगी? रीजन बीइंग क्योंकि उसको नहीं पता है, उसको सिखाया नहीं गया है कि अगर तुम पापा को भी बोलोगे तो कोई तोबरी लगने वाली तुमको, है ना। इट्स ओके, इट्स ऑल नेचुरल फिनोमिना जो नेचर ने हमको दिया। अगर ये पीरियड्स नहीं होते तो आपके पापा भी नहीं होते, राइट। तो ये जो चीज है, जो मेंटालिटी है, उनके अंदर हमको अवेयरनेस डालनी पड़ेगी, हमको बताना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे आ जाती हैं चीजें, जैसे कि हमारा इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर। कि पहले टाइम पे आपने देखा होगा कि ना बच्चे जो है ना घर के अंदर ही जने जाते थे, पैदा हो रहे हैं घरों के अंदर ही पैदा हो रहे हैं, एक दाई माँ आ रही है वो पैदा करा रही है, उससे महिला की जान को बहुत खतरा रहता था। बहुत दफा ऐसा हुआ कि कोई ऐसा क्रिटिकल केस मिल गया, एपिटोमिक प्रेगनेंसी मिल गई, अभी मम्मी पहुंच गई ऊपर, भाई बच्चा वहां पे नीचे रो रहा धरती पे, है ना। तो ये आपका एक
प्रॉब्लम था ये भी, है ना। तो इसको ओवरकम करा कैसे हमने, एक हेल्दी और अच्छी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज देके, साथ में हमने प्रेरित करा कि भाई स्मॉल फैमिली, जैसे मैं एक बड़ा ही एक कॉमन डायलॉग मारती हूँ, जैसे ऑटो रिक्शा के पीछे हम सुनते हैं कि देखते हैं कि हम दो हमारे दो। दिल्ली के अंदर खैर कुछ और लिखा रहता है कुछ और मिलता है, बट नॉर्मली जब हम कहीं जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है हम दो हमारे दो। पंचायत मूवी किसी ने, सीरीज किसी ने देखी होगी, तो वहां पे होता है कि दो बच्चे मीठी खीर बाकी सारे बवासीर, तो दो हम दो हमारे दो। ये एक बड़ा ही ट्रेंडी सा मीम सा आपका बना था, है ना, ये विनोद वाला मीम वहीं से चला था, ठीक है। तो आपको क्या है कि देख अवेयर किया जाता है, इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, आपको करेज किया जाता है कि हैव छोटी फैमिली। छोटी फैमिली के अपने फायदे हैं, है ना, छोटी फैमिली के अपने फायदे हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो एसटीडी से डिटेक्शन और उसका क्योर। एसटीडी फॉर एग्जांपल, उनको बताना कि सी, अगर तुमको ये लग रहा है ना कि भैया जैसे बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, और बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हैं जिनकी मेंटली थॉट प्रोसेस कुछ और होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके यूके यूएसए, जैसे हम क्या होता है कि हमने देखा कि अच्छा इस लड़की के दो बॉयफ्रेंड थे, आज कोई और था, महीने बाद कोई और था, हाँ शीज अ हॉय, शीज अ हॉ, ऐसे कर देते हैं हम, है ना। तो आपके ये जो माइंड है हमारा, ये कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे, है ना। बट वहीं पे आप कहीं फॉरेन में जाते हो तो वहां पे इट्स लाइक ओके, वन स्टैंड नाइट इज ऑल्सो ओके, उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होती, है ना। दे आर ओके विद इट, दे आर ओके विद सम सिचुएशन से, कुछ को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दे आर नॉट कमिटेड टू अ पर्सन बट दे आर हैविंग सम सेक्सुअल अफेयर्स, राइट। तो ये जो चीज है हमारी, इससे मतलब हमको क्या लगता है कि भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिजिकल शरीर की डिमांड है, ये है वो, हम 100 तरीके से अपने आप को समझा लेते हैं अगर ऐसा कोई और होता है, बट किसी को इसका नुकसान मालूम है, इट्स नॉट गुड। क्यों गुड? क्योंकि भैया यहाँ पे अगर हम ऐसे मल्टीपल अफेयर्स बनाते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखते हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि हम एसटीडी डिजीज से इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी की बच्चे ही ना हो, पॉपुलेशन ही ना हो, राइट। आगे चले, आगे हमारे पास आता है, ये मैंने बता दिया, स्ट्रैटेजी फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। आगे हमारे पास आता है कि अगर हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो देयर आर सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जैसे कि नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड है या फिर बैरियर मेथड है, सम आईयूडी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स। अगर मैं बात करती हूं पहले मेथड की, दैट इज नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, तो एज इट्स नेम सजेस्ट कि इट्स अ नेचुरल मेथड, मतलब कि नेचुरली हो रहा है, वी आर नॉट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमको एक कॉमन सेंस होता है यहाँ पे कि देखो वी नो कि हमारा ये वाला पीरियड फर्टाइल पीरियड होता है, तो इस पीरियड में अवॉइड इट। हमको ये भी पता है कि प्रेग्नेंट तभी होगा जब उसको स्पर्म का कांटेक्ट मिलेगा, तो स्पर्म का कांटेक्ट नहीं आने देंगे। हमको ये भी पता है कोई बच्चा, कहीं महिला को बच्चा होता है तो उसके बाद वो बच्चा तुरंत पैदा नहीं कर सकती है। तो दीज आर सम कॉमन सेंस की चीजें और उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट इज पीरियोडिक अब्सिस्टेंस। पीरियोडिक अब्सिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूं तो यहाँ पे होता है कि भैया पीरियोडिक अब्सिस्टेंस के अंदर ना हम उस पीरियड को ही एब्सेंट रखते हैं, उसको हम उसके अंदर क्या बोलते हैं, संभोग नहीं करते जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है। ओव्यूलेशन का जो पीरियड होता है, इस ओव्यूलेशन के पीरियड में हम इंटरकोर्स नहीं करते हैं, इंटरकोर्स इज एब्सेंट इन दैट पीरियड एंड दैट इज पीरियोडिक अब्सिस्टेंस। हमने अवॉइड करा ओवम की और स्पर्म की मीटिंग को नेचुरल तरीके से। कोइटस इंटरप्रेट, समवन इज एंजॉयिंग, समवन इज जस्ट लाइक enjoying to the मतलब on the 7th heaven, right, on the 7th sky haze, but जैसे ही इजैकुलेशन की बारी आई तो उसको क्या करना है, फीमेल की वजाइना के बजाय कमोड में अपने बच्चों को स्वाहा, ठीक है। और वो आपका क्वाइटस इंटरप्रेट, कि क्वाइटस को इंटरप्ट करो, ठीक है। चरम सुख तो तभी मिलता है जब महिला के अंदर इजैकुलेट करोगे, ऐसा लोगों का मानना है, आदमियों का मानना है, बट उनको ये नहीं पता कि उसकी वजह से 9 महीने की छुट्टी महिला की हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उसके चरम सुख को ही हटा देंगे बेटा,
ठीक है, उसको क्या कर देंगे, वजाइना की बजाय हम कोमोड में के अंदर उसके मिलियंस ऑफ बच्चों को भेज देंगे और उससे महिला बच जाएगी प्रेगनेंसी से। दैट इज क्वाइटस इंटरप्रेट। लैक्टेशनल अमेनोरिया, लैक्टेशनल अमेनोरिया मतलब जब एक महिला फीड कर रही होती है एक बेबी को, तो एटलीस्ट टू द 6 मंथ, 6 महीने तक, शुरुआत के जो 6 मंथ होते हैं वहां पे वो ओव्यूलेट नहीं करती है, एग नहीं बनाती है, तो वो आपका सेफ पीरियड होता है। तो दीज आर नेचुरल मेथड्स। नेक्स्ट इज बैरियर मेथड। बैरियर पता ही है ना कि थर्ड व्हील की हम बात करते हैं, कबाब में हड्डी की हम बात करते हैं, तो कबाब की हड्डी हमको यहाँ पे लानी है बट इन अ गुड वे। हम क्या करते हैं, रबड़ शीट दैट इज आल्सो नोन एज कॉन्डोम्स, जो आपका फीमेल्स में हम डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्स के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, उनको हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमको कॉन्ट्रासेप्शन होता है, हम वहां पे बैरियर लगा पाते हैं। नेक्स्ट इज आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आईयूडी एक आपको नाम से पता चल रहा है कि इंट्रा यूट्राइन मतलब देयर इज अ डिवाइस which will be fitted in the uterus, right? And it is of 3 types. One is non-medicated, example के लिए lips loop, and second is copper releasing and third is hormone releasing. Non-medicated एक general blockage देती है, example के लिए lips loop आपका हो जाता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जिसको हम यूट्रस में फिट करते हैं और वो आपका कॉपर रिलीज करेगी, एक आयन रिलीज करेगी, इसको हम आयन रिलीजिंग आईयूडी भी बोल देते हैं। कॉपर के लिए 7 और कॉपर टी मल्टीलोड 375, ये कॉपर के आयन रिलीज करते हैं। अब इसका क्या क्या काम है, देखो जैसे ही कॉपर के आयन रिलीज होने लग जाते हैं तो आर यूट्रस हैव so many phagocytes. Phagocytes are those cells which engulf other cell, right? And these phagocyte number will be increased because of these ions. इन ions की वजह से उनका नंबर जो है इंक्रीज हो जाएगा, राइट? अब इसके अलावा नंबर इंक्रीज हो गया, स्पर्म का नंबर वहीं पे कम। सेकंड भी आपका वहां पे क्या हो जाएगा, इसके अलावा यही नहीं, स्पर्म की मोर्टेलिटी, स्पर्म की फर्टिलिटी, ये दोनों चीजें भी कम हो जाती है। स्पर्म्स मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी विल बी डिप्राइव्ड मतलब डिक्रीज्ड, राइट? हार्मोन का क्या इफेक्ट रहेगा, हार्मोन का रहता है कि सर्विक्स को होस्टाइल बना देता है। देखो ओव्यूलेशन को ये प्रिवेंट नहीं करता है, ओव्यूलेशन होगा, बिल्कुल होगा, नो डाउट इन इट, बट इम्प्लांटेशन को ये फर्टाइल करता है, सर्विक्स को होस्टाइल करता है, यूट्रस के म्यूकस को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोजेस्टेरेट एंड LNG-20, इसके एग्जाम्पल बड़े जरूरी है। देन इज नेक्स्ट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो वाला ओरल नहीं है बेटा, ये ओरल टैबलेट वाला ओरल है, राइट? तो यहाँ पे हम टैबलेट्स लेते हैं और ये आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन में होता है या फिर खाली प्रोजेस्टेरोन होता है उन टैबलेट्स में, और टैबलेट्स का एक अलग काम होता है। टैबलेट्स क्या करेंगी, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है। अकॉर्डिंग टू द टैबलेट हम कौन से यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग की अनवांटेड 72, तो वहां पे ओव्यूलेशन नहीं, उधर इम्प्लांटेशन इनहिबिट होता है। बट अगर हम कोई माला डी करके टैबलेट ले रहे तो वो आपकी ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देगी। तो अकॉर्डिंग टू द टैबलेट वहां पे आपके फीचर्स डिसाइड होते हैं। तो जनरली ओव्यूलेशन इनहिबिट होता है, इम्प्लांटेशन इनहिबिट होता है, एज वेल एज जो सर्विकल म्यूकस है उसका भी क्वालिटी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स को एंट्री नहीं मिलेगी, राइट? पिल्स आपकी काफी इफेक्टिव होती है, लेस साइड इफेक्ट के साथ, एंड वाइडली एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, राइट? ओके, आगे देखिए, एक फेमस आपकी है और टैबलेट दैट इज सहेली, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल। यहाँ पे जो आपकी टर्म है दैट इज नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो वंस अ वीक पिल है, हफ्ते में एक बार ही ये पिल लेते हैं, और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने की हाई वैल्यू है। इसके अलावा आपके कई बार ये आपकी जो है इम्प्लांट्स या फिर इंजेक्शंस भी हम यूज कर लेते हैं। इंजेक्शन पता ही है, और इम्प्लांट्स क्या होता है, दे आर लाइक मैचस्टिक, 5 to 7 मैचस्टिक लाइक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे होता है। इसको हम हमारी आर्म में इस वाले रीजन में डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और ये स्लोली आपके हॉर्मोन्स को रिलीज करता रहता है और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। देयर आर सम अदर टैबलेट्स आल्सो जो कि आपका 72 आवर, विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस के बीच में हम लेते हैं, जैसे कि अनवांटेड
72 है, जो जनरली रेप केसेस में प्रेफर की जाती है। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल पता ही चल रहा होगा, सर्जरी करनी है, डॉक्टर्स की बात हो रही है, तो इसको हम स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम मेल फीमेल को क्या करते हैं, उसके हम कुछ पार्ट्स को सर्जरी से बंद क्लोज कर देते हैं, सो दैट आपका क्या हो, मेटिंग हो ही ना पाए स्पर्म की और एग की। जैसे कि यहाँ पे दो तरीके की होती है, फीमेल्स में हो तो ट्यूबेक्टोमी, और मेल्स के अंदर अगर हो तो वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब को बंद करेंगे, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देंगे, दैट इज ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी, वासा डिफरेंस, यानी फीमेल के अंदर वासा डिफरेंस को कट करके टाई कर देंगे, दैट विल बी वेसेक्टोमी। ठीक है, अब किसी को ये लगता है कि ट्यूबेक्टोमी अगर हो गई तो महिला को पीरियड्स नहीं आएंगे, तो बेटा वो तो आएंगे, दीज आर हॉर्मोन्स जो ब्लड स्ट्रीम से जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब से होके हॉर्मोन्स नहीं जाते हैं, वो सीधा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में होता है। ओवरी के अंदर मेडुला वाले रीजन में ब्लड था ना, तो वो ब्लड वहां से ओवरी से निकलता रहेगा, पीरियड्स होते रहेंगे, बट वहां पे किसी तरीके का एग की मेटिंग स्पर्म के साथ नहीं होगा, रास्ता बंद हो जाएगा, है ना। चलो, नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे टर्मिनेट का मतलब होता है कि किसी चीज को गिरा देना, रोक देना। तो अगर हम इंटेंशनली अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी को रोकते हैं, जिसको हम अबॉर्शन भी कहते हैं, सो दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हमको ये पता है कि हमारे पास जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं वो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसके अंदर पहले 3 महीने, सेकंड 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर में अगले 3 फाइनल के 3 महीने, थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो थर्ड में तो बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा सेफ होता है आपका। फर्स्ट 12 वीक्स में, प्रेगनेंसी के पहले 12 वीक्स में एमटीपी ज्यादा सेफ रहता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में काफी रिस्कियर हो जाता है, ड्यू टू विच कई बार मदर की भी डेथ हो जाती है, राइट। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होते हैं, एसटीआईज भी होते हैं जो आपकी हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं, देखो भाई ये ना पता है क्या करते रहते हैं, ये कंपनी वाले कॉल करते रहते हैं बीच क्लास में, है ना, और मुझे लगता है कि किसी बच्चे का फोन आया है और फिर डिस्टर्ब क्लास, बट एनीवेज चलिए। तो आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज में कि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से जब कोई डिजीज ट्रांसमिट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसको हम वेंड्रल डिजीज भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन के नाम से भी उसको जानते हैं। एग्जांपल के लिए गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हॉप्स, क्लेमाइडिस, जेनिटल वॉर्स, ट्राइकोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। इन सभी के कॉजेटिव एजेंट भी कर लेना इन एक्स्ट्रा, क्योंकि वो भी कई बार पूछ ले जाता है। हालांकि सीयूटी में इतना खास नहीं पूछा जाता, बोर्ड में कई बार पूछ लेते हैं, कई बार, है ना। चलो, अब इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इन सबको किन सबको मतलब कि इन एसटीडी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो अवॉइड सेक्स हैविंग विद मल्टीपल पार्टनर और अननोन पर्सन, जिसका हमको मालूम नहीं है कि ये सेफ है कि नहीं है। सेकंड, यूज कॉन्डोम्स, एंड थर्ड, इन केस यू आर फीलिंग डाउटफुल देन गो टू डॉक्टर, राइट। नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटीज देयर आर सेवरल रीजन जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब कि दे आर नॉट फर्टाइल, दे कांट हैव देयर बेबीज, तो उसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। उसको हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी की अगर मैं बात करती हूं तो इनफर्टिलिटी के अंदर हमारा हो जाता है कि भैया देखो कोई भी रीजन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं होता, देर आर मेनी रीजन्स, राइट। जैसे कि मैनी रीजन्स में क्या, कोई इमोशनली स्टेबल नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी के ओवरीज काम नहीं कर रहे हैं, किसी के एग अच्छे से नहीं बन रहे हैं, यूट्रस अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ताकि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई कंजाइटल डिजीज उनको है, तो देर आर सम केसेस जहाँ पे इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब डॉक्टर्स का काम है कि उनको हेल्प आउट करे, उनकी इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी में कन्वर्ट करे विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजीज, जिसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी कि ART के नाम से भी हम उसको जानते हैं, ART के नाम से भी हम उसको जानते हैं, राइट। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या आता है कि हमारी टेक्नोलॉजीज जो है ये हम किस हिसाब से यूज करते हैं, एक बार प्लीज इसको समझिए। देखो देयर आर सेवरल रीजंस कि क्यों होती है, तो बस इसको इनको समझो। अगर तो मान लो आपकी टेक्नोलॉजी है 2 तरीके की होती है, ठीक है जी। एक आपके पास है इन विट्रो,
एक है इन विवो। इन विट्रो किसमें होगा और इन विवो किसमें होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको क्या, इन विट्रो का मतलब होता है कि हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है आउटसाइड द बॉडी करेंगे, इन विवो के अंदर हम क्या करेंगे, इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो कोई ऐसी महिला जिसके पास एग तो बन रहे हैं, एग तो रिलीज हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम एग रिलीज होने में, पर उसका यूट्रस इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो हमको चाहिए कि फर्टिलाइजेशन है ना, उसकी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एग को स्पर्म को बाहर फर्टाइल कर देंगे, उसके यूट्रस में जाइगोट को ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर हमने बाहर फर्टिलाइज करा, स्पर्म को और एग को बाहर फ्यूज करा, दैट फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी, तो हमारा हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकंड केस, कोई पर्सन है जिसका लो स्पर्म काउंट है, तो हम वहां पे वेट नहीं कर सकते ना लो स्पर्म काउंट में कि भैया हाँ कोई तो एक चांस ले ही लेगा, है ना, तो मिलियंस ऑफ होते हैं तो एक वहां तक पहुंच पाता है ना, और वो भी सारे के सारे काम नहीं होते हमेशा कि कोई ना कोई चांस लगता है ना। तो आपके पास क्या होता है कि वहां पे भी आपको चाहिए कि स्पर्म को डायरेक्ट आप फ्यूज कराओगे तो वो भी बाहर होगा, तो यहाँ पे भी आपका आउटसाइड आ गया, राइट। अब इन विवो कहाँ होता है कि जब आपका यूट्रस फ्रेंडली है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग नहीं बन रहे हैं। जब फीमेल एग नहीं बनाती है तो हम वहां पे किसी डोनर का लेके एग उसकी बॉडी में डाल देते हैं, वो चाहे तो बाहर भी करा सकती है, बट उसकी इच्छा अगर होती है तो फीमेल की कि भाई नहीं आई वांट टू कंसीव नेचुरली, तो वो उसके गैमीट को डोनर से लेके गैमीट को अपने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा लेती है। उसके बाद आप अपने स्पर्म्स को भी कई बार आर्टिफिशियली ही इंसेमिनेट कराते हो और कई बार नेचुरल मेथड से भी, तो वहां पे एग और स्पर्म अंदर यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुलरी वाले रीजन में ही फर्टिलाइज होंगे, उसको हम कहते हैं इन विवो। तो आप आई थिंक अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे। इन विवो जनरली जब हमारे गैमीट्स नहीं बनते हैं, जब हमारे गैमीट्स नहीं बन पाते हैं तब होता है, और इन विट्रो जब जब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ना हो यूट्रस का या फिर स्पर्म काउंट कम हो। ठीक है जी, आई थिंक अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्निक है दैट इज पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आता है जिफ्ट एंड आईयूटी। अब ये जिफ्ट और आईयूटी क्या है आप एक बार इसको समझ के देखिए। देखो हमने क्या लिया, स्पर्म लिया, और हमने क्या लिया, एग लिया, हमने इन दोनों का फ्यूजन कराया, और यहाँ पे जाइगोट बन गया। हमको ये पता है कि ये जो जाइगोट हमारा है, ये जाइगोट क्लीव करना चाहेगा आगे। क्या करेगा, ये क्लीव करेगा। ये अभी आपके 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये 4 सेल्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये आपका 8 सेल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये और ज्यादा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज हमको बहुत अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूं तो आपके पास जब ये 8 ब्लास्टोमियर है, यहाँ पे एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, आपके पास जब यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर है, जब आपके पास कितने हैं, 8 ब्लास्टोमियर है, तो आपको पता ना यहां तक हम इसको कहते हैं अर्ली जाइगोट। जब आपके पास 8 से ज्यादा हो गए, 8 से ज्यादा जाइगोट आ जाते हैं, तो वहां पे आपके 8 से ज्यादा 32 तक हम मोरुला स्टेज लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम या तो 8वीं स्टेज पे उसको इम्प्लांट कर देंगे, उसके फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, या फिर 8 से ज्यादा पे करेंगे। अब हम कौन सी स्टेज पे ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये 2 टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, आपने इस 8वीं स्टेज पे, कौन सी पे जी, 8वीं पे, आपने जब 8 ब्लास्टोमियर थे तो हमने इसको कहा कि अर्ली जाइगोट। हमने इसको क्या कहा, अर्ली जाइगोट। अब अर्ली जाइगोट कहाँ बनता है नेचुरली हमारी बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब में होता है, क्योंकि हमको पता है 32 सेल वाला मोरुला हमारे यूट्रस में एंट्री लेता है फैलोपियन ट्यूब से। तो यहाँ पे इसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब से फिर बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली वो आई जाता है डिवाइड करते करते। तो एक ऐसी प्रोसेस किस चीज की, ट्रांसफर करने की, जहां हम 8 ब्लास्टोमियर वाला यानी अर्ली जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, राइट। अब इसको मैं अगर बात करूं तो अगर मान लो हमने ये कर लिया, अभी 8 से ज्यादा वाला करा तो क्या होगा, अगर इन एनी केस हम अगर मोर देन
ब्लास्टोमियर वाला अगर हम जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम फेलोपियन में नहीं करेंगे, उसको हम यूट्रस में करेंगे। किस में करेंगे? यूट्रस में करेंगे। और इसको हम कहेंगे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, कि यूट्रस के अंदर ट्रांसफर हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये चीज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और आपको ये क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़िफ्ट की फुल फॉर्म बताओ, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे कहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं जाइगोट को? तो हम करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। IUT में इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है, यूट्रस में इसका ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक हमको सबको क्लियर हो गया। ज़िफ्ट एंड IUT ये दोनों टर्म्स हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। सेकंड इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसको हम ICSI के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ICSI के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, इसके नाम में ही है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपको पता है कि हमारे पास वैसे ही स्पर्म की कमी है। हमारा जो स्पर्म है उसके अंदर यहाँ पे एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस, ये उसका मिडिल पीस और यहाँ पे इसका टेल, राइट। हम क्या करेंगे, इस ICSI के अंदर इसका जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, उस स्पर्म के न्यूक्लियस को एग के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे। कहाँ इंजेक्ट कर देंगे? एग के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे। जब हम किसी इंजेक्शन से उसके न्यूक्लियस के अंदर डाल देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा एक्यूरेसी रहती है कि हाँ जी, हमारा जो स्पर्म है वो फ्यूज हो गया है। वहां पे हमको कुछ ऐसा नहीं छोड़ना पड़ता है, इसका टोटल फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यही ICSI है कि आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब यही, तो हम आपके एग के अंदर स्पर्म के न्यूक्लियस को डायरेक्ट इंजेक्शन की हेल्प से ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, ये अपने आप जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट इज इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि इन वीवो, जैसे कि मैं कहूं कि हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी करते हैं। बॉडी के अंदर अगर हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे एग नहीं है, इन्वायरमेंट बढ़िया है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि आपके पास यहाँ पे फीमेल, ये जनरली हम जो करते हैं, याद रखना फीमेल में ही करता है ये। एक आपके पास टर्म आती है दैट इज कॉल्ड गिफ्ट, ZIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कि गैमीट को फेलोपियन के अंदर करेंगे। अब नाम से पता चल रहा है ना, फेलोपियन ट्रांसफर। फेलोपियन आदमी में तो है नहीं, तो आदमी में तो होगी नहीं, महिला में होती है फेलोपियन, तो ये हम महिला में ही करेंगे। क्लियर सी बात है। जाइगोट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, हम यहाँ पे एग को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद चाहे तो महिला नेचुरली कंसीव कर ले, या फिर हम आर्टिफिशियली स्पर्म्स को इंजेक्ट कर सकते हैं उसके वजाइना में या यूट्रस में ही डायरेक्ट। ठीक है, ताकि आपका स्पर्म वहां पे जाके पहुंच पाए। और जब हम आर्टिफिशियली स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इज आपकी कभी भी लो स्पर्म काउंट में नहीं की जाती है, ये बात आप सभी याद रखेंगे। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे अगर हम चले तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं। और देखो, हमारा जो रेगुलर यूट्यूब का टाइम है उसके बारे में आपको मैं थोड़ी बातें बता देती हूँ, अच्छी चीजें कुछ बता देती हूँ। ठीक है, देखो, ये जो चैप्टर था ये काफी इजी था, और बहुत ज्यादा इजी था। यहाँ से मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, वो आपको करना है। और होमवर्क करना क्या है मैं करा देती हूँ, है ना। अभी मैं आपको बता ही देती हूँ एक चीज, और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो हमारी डिजीज थी, जो कि सेक्सुअल STD डिजीज जो मैं होमवर्क में दिया था, वो आपको मैं लिखा देती हूँ, प्लीज वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना जी, वो आपसे कई बार पूछ ली जाती हैं, तो उसके बारे में लिख लेना। सिफिलिस है हमारी डिजीज, सिफिलिस जो होती है वो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है ट्रैपोनीमा पैलिडियम, ट्रैपोनीमा पैलिडियम। ठीक है, दूसरा जो हमारा डिजीज है दैट इज गोनोरिया, गोनोरिया जो हो जाता है। और गोनोरिया होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है नाइसेरिया, आई थिंक इट्स नाइसेरिया
गोनोरई बैक्टीरिया से, गोनोरई बैक्टीरिया से। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा आता है दैट इज जेनिटल वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स एंड साथ में जेनिटल हॉप्स। ये दो तरीके की डिजीज है, अलग अलग उससे होती है। आपका जो जेनिटल वार्प्स है ये आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। और अगर मैं बात करूं आपकी हर्प्स की, तो हर्प जो आपका जो होगा एक सिंप्लेक्स वायरस से होता है। किससे होता है? एक आपका सिंप्लेक्स वायरस से होता है, इसको हम कहते हैं हर्प्स सिंप्लेक्स। और ये आपके दो तरीके का होता है, एक आपका HSV1 और एक आपका HSV2। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा आ जाता है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया। ये आपका होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटस। ठीक है, इनके नाम लिख लेना, ये आपसे काफी बार पूछे जाते हैं। बाकी हेपेटाइटिस बी वायरस से एड्स होता है, HIV से, तो वो हमको पता है, बट ये कई बार एज अ होमवर्क भी आपका पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको आप कर लेना। NCERT में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है, बट कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो मेरी क्लास का टाइम है, क्लास का टाइम रेगुलर जो क्लास का टाइम है वो 5 से 6 बजे का होता है PM का, रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर बायो आपकी चलती है। साथ में आप लोगों के लिए बैच लॉन्च हो रखी है, पेड बैच। इन केस कोई पर्सन चाहता है तो आप वहां पे बैच भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको बस एक कोड लगाना है दैट इज Y697S कोड, और आप यही कोड लगाओगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ठीक है जी, आपको Y697S ये कोड है, ये 697S, S का मतलब है सोनिया चहल जो कि मेरा नाम है। आप यहाँ पे कोर्सेज भी ले सकते हैं। आपको कोर्स लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ या प्ले स्टोर पे जाओ, उधर आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस। ऑल कोर्स का मिल जाएगा, ऑल कोर्स से CUT या बोर्ड्स जहां भी आपको जाना है वो आप बाय कर सकते हो। फायदे बहुत सारे हैं, लॉन्ग टर्म में जाते हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहीं से होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ रहता है। तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं और आप ले सकते हैं बैचेस, और याद रहे कोड आप यही यूज करेंगे। और 5 से 6 बजे मिलते हैं। मेरा नाम है सोनिया चहल, आपको मैं दोबारा से मिलूंगी एक नए वन शॉट के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।